वेलकम टू एग्जाम बे। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उनके एक्सप्लेनेशंस के साथ। ओके, इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस कंपाइल करें अपनी ई बुक में से निकाल कर मैं यहाँ पे लाया हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट उसमें से क्वेश्चंस है, और मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चंस का जो लेवल है, अगर आपने पेपर देखा होगा 2017 का ईपीएफ होगा या उससे पुराने पेपर देखोगे तो आप एग्री करोगे कि इन्हीं लेवल के इसी लेवल के क्वेश्चन उसमें आते हैं। बेसिकली 9th 10th लेवल की साइंस के क्वेश्चन उसमें से आते हैं, और ओरिजिनल सोर्स होता है मोस्टली एमसी की आपका एनसीईआरटी एनआईओएस और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ओके, सो विद दिस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर अपने आप दे सकते हैं इसे सोच कर। सो दिस इज वन वे टू वॉच दिस वीडियो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स एब्जॉर्ब यूवी रेज ऑफ द सन। आप पॉज करके दे सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेयर्स जो होती हैं एटमॉस्फेयर की, जो लेयर्स होती हैं उनके बारे में ये है, और काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन इसमें से आता है। ऑप्शंस आपके सामने। ओके, नाउ इसका एक्सप्लेनेशन। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है, चार उसकी प्राइमरी लेयर होती हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर और थर्मोस्फियर। अब जैसे मेजोस्फियर वगैरह, मेजोस्फियर हो गया, उसके अंदर भी कुछ लेयर्स होती हैं, और थर्मोस्फियर की भी कुछ लेयर्स होती हैं, पर चार ये प्राइमरी लेयर्स होती हैं। थर्मोस्फियर सबसे ऊपर की लेयर होती है, सबसे नीचे की जो लेयर होती है वो होती है हमारी ट्रोपोस्फियर। ओके, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा एटमॉस्फियर आता है बेसिकली, राइट। उसके बाद आती है आपकी स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें ओजोन लेयर लाई करती है और वो अल्ट्रावायलेट सन रेस को एब्जॉर्ब करती है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन का स्ट्रेटोस्फियर, राइट। एक और लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर, मेजोस्फियर में कहीं, आयनोस्फियर। उसे हम आयनोस्फियर कहते हैं, जहाँ से आपका रेडियो ट्रांसमिशंस होते हैं उसी लेयर से, क्योंकि वो आयंस से, फ्री आयन से बनी होती है, तो वहाँ से जो ट्रांसमिशन, जो सिग्नल्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट होके बैक टू एटमॉस्फेयर आते हैं, जिसकी वजह से रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच रिड्यूसेस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। चार ऑप्शन है: नाइट्रीफाइंग, अमीनोफाइंग, डिटॉक्सीफाइंग या डीनाइट्रीफाइंग। अगर आप इसके ऑप्शंस देखोगे तो डिटॉक्सीफाइंग करके कोई ऐसा बैक्टीरिया नहीं होता। डिटॉक्सीफाई तो अगर आपकी बॉडी में कुछ टॉक्सिक्स आ जाते हैं उसे हम डिटॉक्सीफाई करना कहते हैं, राइट। और उसके लिए कुछ दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, तो मतलब नहीं। अमीनोफाइंग भी कुछ नहीं होता। नाइट्रीफाइंग और डीनाइट्रीफाइंग होते हैं। नाइट्रीफाइंग वो होते हैं जो जो फ्री नाइट्रोजन जो होता है आपके एटमॉस्फेयर में, उसे नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। एंड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में है थायोबैक्टीरियस डीनाइट्रिफिकेंस, एक्रोमोबैक्टर। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको चार ऑप्शन दे देंगे बैक्टीरिया के, उसमें से पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन, एसएससी वगैरह में काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग is atmospheric phenomena is usually associated with increasing global warming। आपको चार ऑप्शंस इसमें गिवन है, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, नॉर्दर्न ऑस्किलेशन, और आपका एल नीनो, ला नीना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो बेसिकली आप कह सकते हो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वहाँ से आते हैं, वो बारिश वगैरह करते हैं, उसका ग्लोबल वार्मिंग से ऐसा कोई मतलब नहीं है, नेचुरल फिनोमिना है। अल नीनो ला नीना भी ये नेचुरल ही फिनोमिना है, बस इनमें से एक वार्म करता है और दूसरा कोल्ड करता है। एक की वजह से इंडिया सब कॉन्टिनेंट वगैरह में बारिशें कम होती है, दूसरे की वजह से ज़्यादा होती है। ओके, 2020 में अगर आप देखो तो ला नीना फिनोमिनन चल रहा था, जिसकी वजह से बारिशें बहुत ज़्यादा हुई। तो इसका आंसर है एल नीनो। उसकी वजह से बारिशें भी कम होती हैं, और वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगा है। ओके, सो एल नीनो और ला नीना आर ऑपोजिट फेजेस ऑफ व्हाट इज नोन एज एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन, ईएनएसओ साइकिल होती है। ला नीना, एक बार एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि एल नीनो का मतलब क्या होता है, ये एसएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसका वर्ड लिटिल बॉय इन स्पेनिश,
इसका मीनिंग होता है। ओके, सो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी और आपके जो एनआईओएस वगैरह जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। तो ईपीएफओ, एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर सुपर सिंप्लीफाइड बुक, इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं shop.exambay.in से, और इसमें सारे कॉन्सेप्ट से पेपर बैक बुक है, आपके घर पे पहुंचेगी। इसके साथ ही आपको ई बुक मिलेगी जिसमें आपको बहुत सारा डायनेमिक कंटेंट मिलेगा। ये क्वेश्चंस भी वहीं से लिए गए हैं। और आज ही मेरे पे एक कमेंट आया, एनटीपीसी रेलवेज का एग्ज़ाम था, उसमें से जो हमारी जो पेपर बैक सुपर सिंप्लीफाइड बुक है ये, उसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के सेक्शन में से 5 क्वेश्चन वो पढ़ के गया होगा। मैंने पेपर चेक करा, और भी सेक्शन से क्वेश्चन इसमें आए हैं, 5 क्वेश्चन में से आए। सो ये बुक और भी एग्जाम्स में आपको हेल्प कर रही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। ये 4 नेचुरली अकरिंग शुगर्स, नेचुरल जो शुगर्स होती है उनमें, उनके आपको एग्जाम्पल्स है। लैक्टोज आपको मिल्क में मिलती है, फ्रक्टोज आपको फ्रूट्स वगैरह में मिलती है, सुक्रोज आपको मिल रही शुगर केन में मिलती है, ग्लूकोज तो हमें पता ही है। ओके, हम खाते भी हैं ग्लूकोज, बिस्किट्स भी ग्लूकोज वाले आते हैं। तो इसका आंसर है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इन सब में, इन चारों में सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है। आर्टिफिशियल शुगर्स और भी ज़्यादा स्वीट होती हैं। ओके, स्लेकेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस। तो स्लेकेट लाइम की कुछ एप्लीकेशन दी गई हैं। ओके, उनमें से आपको बताने कि कौन सी में ये यूज़ नहीं होता है। स्लेकेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, फूड इंडस्ट्री, सीवेज ट्रीटमेंट और माइक्रो प्रोसेसर। अगर आप 4 ऑप्शन देखोगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि ये केमिकल कंपाउंड है, और माइक्रो प्रोसेसर्स थोड़ा सा एक अलग ऑप्शन इसमें लग रहा है। तो इसका डी ही इसका आंसर है, माइक्रो प्रोसेसर। 3 इसके यूज़ है। अब इस क्वेश्चन को देखने से आपको 3 स्लेकेट लाइम के यूज़ पता लग गए बेसिकली। ओके, calcium hydroxide is an inorganic compound with calcium chemical formula CaOH square. It is a colorless crystal or white powder produced in quicklime, जो कि calcium oxide होता है mixed with water. Fats and oils turn rancid. अगर आप देखोगे फैट्स और ऑयल्स को अगर आप खुला रख दो तो कुछ अजीब सा ही टेस्ट हो जाता है। ओके, वो आप ना खा सकते हो ना सूंघ सकते हो, उसे रैंसिडिटी कहते हैं। ड्यू टू विच फिनोमिनन। 4 आपको फिनोमिनन दिए, डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन। जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन कई बार होता है, उसे हम रिडॉक्स कहते हैं। इसका आंसर है सी, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। ऑक्सीडेशन इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन मीन गेन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी दूसरे जो कोई भी सब्सटेंस है उसके साथ वो रिएक्ट करके उसे ऑक्सीडाइज कर दे, उसको बेसिकली एक ऑक्सीजन दे दे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और खुद एक हाइड्रोजन ले ले। तो थोड़ा ये केमिस्ट्री में हम चले गए। पीएच स्केल बहुत ही कॉमन है, आप सभी ने सुना होगा पीएच स्केल। इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग व्हाट। 4 ऑप्शन है, ऑक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन, हैलोजन आयन और हाइड्राइड आयन। इसका आंसर है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, पीएच स्केल। ओके, तो उससे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से हमें पता लगता है कि जो कोई भी सब्सटेंस हो कितना एसिडिक या बेसिक है। 7 न्यूट्रल होता है, 7 नेचुरल वाटर का, मिनरल वाटर का पीएच होता है। उससे जो कम पीएच होते हैं वो एसिडिक होते हैं, उससे ज़्यादा पीएच वाले बेसिक होते हैं। ओके, तो एसिडिक में अगर हम देखें तो सल्फ्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में भी बनता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। कई बार एसिडिटी हो जाती है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज़्यादा बनने की वजह से ही होती है हमारे पेट में। ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और उस पर पूरा नोट्स हमारी ई बुक में आपको मिल जाएगा सारे एसिड्स के बारे में। विनेगर, ऑरेंज, टमाटोज और लेमन। आपको पता है, मैं ऑप्शन में देख के बता सकते हो कि भाई ऑरेंज सिट्रिक एसिड होता है और लेमन भी सिट्रिक एसिड होता है, राइट। विटामिन सी हमें इनसे मिलता है। टोमेटोज और विनेगर, इसका आंसर है विनेगर। उसमें एसिटिक एसिड होता है, टोमेटोज में होता है टार्टरिक एसिड। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज एक्सटेंसिवली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल्स। ये काफ़ी लोगों को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, सिलिकन। सिलिकन यूज होता है, सेमीकंडक्टर होता है सिलिकन, सिलिकन एंड जर्मेनियम। और एक्सप्लेनेशन में आप देखो, सोलर सेल और अ फोटोवोल्टाइक सेल भी हम जिसे कहते हैं, इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ लाइट, जो सन से एनर्जी मिलती है, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। तो जो इफेक्ट का नाम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोल्ड करा है, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। आप बता सकते हो कि शॉर्ट सर्किट होता है अपने घरों में, बहुत ही डेंजरस होता है, वो आग भी लग जाती है, कई बार फायर बहुत बड़ी हो जाती है। किस वजह से होता है? करंट इन द सर्किट रिड्यूसेस सब्सटेंशियली। अगर करंट रिड्यूस हो जाएगा तो फिर शॉर्ट सर्किट होने का तो मतलब ही नहीं है, फिर तो वोल्टेज और भी ज़्यादा डाउन हो जाएगी, और फिर फायर लगने का क्या मतलब है? डज नॉट चेंज तो सेंस ही नहीं बनाता, डज नॉट चेंज तो कुछ होगा ही नहीं। ऑल वेल, वेरी कॉन्टीन्यूसली अगर बार बार वेरी होता रहेगा तो वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज अगर हो जाए करंट, तब शॉर्ट सर्किट इसका होता है, राइट। अ शॉर्ट सर्किट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट अलाउज करंट टू ट्रेवल अलॉन्ग अनइंटेंडेड पाथ। तो रेजिस्टेंस, एकदम से कुछ रेजिस्टेंस ज़रूरी होती है जिसका जो यूनिट है वो ओम होता है, बट रेजिस्टेंस जब एकदम ही ज़ीरो हो जाए या बहुत ही मिनिमम हो जाए तो एकदम से सर्ज होता है करंट का। आप भी देखते होगे, आपका कभी टीवी फूक जाता है, कभी फ्रिज या रेफ्रिजरेटर फूक जाता है, शॉर्ट उसकी वजह से वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई आ जाती है, राइट। सो गाइस, दीज आर द 10 क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इन्हें नोट्स में भी अपने बना सकते हो, लिख सकते हो, राइट। और इनके एक्सप्लेनेशंस भी हमने दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईपीएफओ के लिए। ऐसे ही और भी ज़्यादा क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस और जो नोट्स हैं वो ई बुक में है। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग।